हाय, आई एम डॉक्टर नीरज धोलिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मेटाजोआ की बात करेंगे। स्पेसिफिकली जो टॉपिक है हमारा वो है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। मेटाजोआ से पहले हम प्रोटोजोआ डिस्कस कर चुके हैं, पुराने वीडियोस हैं मेरे पड़े हुए, आप देख सकते हैं। और उससे भी पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल किंगडम है उसको हम क्लासीफाई जब करते हैं तो दो सब किंगडम होते हैं मेनली। एक तो होता है प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर हमने किसको रखा है? प्रो प्रो का जो मीनिंग होता है यहाँ पे बायोलॉजी में, वो होता है बिफोर, मतलब पहले वाला। पहले वाले या जो ओल्ड टाइप के, जो जोआ मतलब एनिमल्स, एनिमल्स है ना प्रोटोजोआ। तो इसके अंदर हम किसको रखते हैं? इसके अंदर हम सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स को रखते हैं। जोआ का मीनिंग एनिमल होता है ना। तो इसके बाद में हम अब बात करने वाले हैं मेटाजोन्स की। मेटाजोआ, मेटाजोन्स क्या है? मेटाजोआ जो है वो पोरीफेरा से लेके शुरू होते हैं, और कोडेट्स जो हम हैं वो भी मेटाजोन्स के अंदर आते हैं। मेटाजोन्स के अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा जाता है। अब बात यह है कि प्रोटोजोआ से मेटाजोआ की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मेटाजोन्स। एक कार्टून बना हुआ है सामने। कई बार कार्टून्स भी अच्छी बातें सिखा जाते हैं, तो यहाँ पे भी ये कार्टून हमें कुछ सिखा रहा है। अमीबा, सीलिएट, सिंगल सेलुलर हैं। और ये जो हैं, एक जिसमें कि फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, फ्लैजिलेट हैं, ये प्रोटोजोन्स हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलोनी एक बना रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मेथड है, और भी इसके मेथड होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये बाद में क्या होता है, इनमें स्पेशलाइजेशन होता है ना। पर्टिकुलर टाइप के सेल्स पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करने लगते हैं, और इस तरह से यहाँ पे मेटाजोन्स की उत्पत्ति या ओरिजिन होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसकी कहानी है एक एक करके। हाँ, तो देखिए बात यह है कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर लाइफ की जो ओरिजिन होता है वो होता है 3.7 बिलियन ईयर्स एगो। अरब, इसको हम 3.7 अरब साल भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो 3.7 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ का ओरिजिन होता है। जो लाइफ है वो, उससे हमारी जो पहली सेल जो बनती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। जो फर्स्ट सेल है वो कैसी है? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे फिर से प्रो आ रहा है। प्रो मतलब वही पुराने टाइप का, या पहले वाला। कैरियोट, कैरियोन से लिया गया है, न्यूक्लियस जिसमें मिलता है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस। मतलब एग्जैक्टली इट इज नॉट न्यूक्लियस, इट इज द न्यूक्लियोइड। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है ना। तो वो जिस जोन में होता है उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। तो इसके जिसमें कि बैक्टीरिया, आर्कोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो जो फर्स्ट सेल है वो कैसी बनती है? प्रोकैरियोटिक बनती है। अब क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। ठीक है ना, बायोलॉजी वाला विकास। ठीक है, विकास होता है, और प्रोकैरियोटिक जो सेल है उससे यूकैरियोटिक सेल बनती है। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बनती है ना। अब जो ये यूकैरियोटिक सेल बनी है, इसको आप क्या बोलोगे? क्या ये एनिमल होगा या ये प्लांट होगा? आप इसको क्या बोलोगे? प्रोटोजोआ बोलोगे या प्रोटोफाइटा बोलोगे? क्योंकि हम तो जूलॉजी वाले हैं, तो हमने तो प्रोटोजोआ बोल दिया है ना, कि भाई एक बायसनेस हमारे अंदर आ गई। लेकिन ये प्रोटोफाइटा भी तो हो सकता है, एक सिंगल सेल प्लांट, सिंगल सेल एनिमल, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो एक सिंगल सेल जो होती है वो एग्जैक्टली ना तो प्लांट होती है ना एनिमल होती है ना। तो इसमें कंफ्यूजन था। हालांकि हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको प्रोटोजोआ और प्रोटोफाइटा बोला है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली ये जो यूकैरियोटिक सेल है सिंगल, वो ना तो प्लांट है ना एनिमल है। इसीलिए हैकल ने 1866 में एक टर्म यूज किया इनके लिए, प्रोटिस्टा, है ना। हम विटेकर का फाइव किंगडम का जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें हम फाइव किंगडम की बात करते हैं, तो उसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है।
प्लांटी फंजाई एनिमेलिया, है ना। तो प्रोटिस्टा के अंदर इनको रखा गया। सबसे पहले प्रोटिस्टा वर्ड हैकल ने 1866 में इनके लिए यूज किया। किसके लिए? सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये तो जो है हैकल ने किसको बोला, देखो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कि आंस हैकल ने प्रोटिस्टा किसको बोला? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज के होंगे, न्यूक्लियर एपरेटस होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक बॉडी होगी, मतलब इनका जो बॉडी है वो कैसा बना है? साइटोप्लाज्म का बना हुआ है। हमारा बॉडी किसका बना है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम इनका बना हुआ है। लेकिन जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कैसी बनी है? क्योंकि वो तो एक खुद सिंगल सेल है, तो आप उसको चाहे तो एक सिंगल सेल बोल दो, चाहे तो आप उसको क्या बोल दो, एक पूरा एनिमल बोल दो, है ना। तो अगर वो एनिमल है या वो प्लांट है तो उसकी बॉडी जो कैसी है? वो साइटोप्लाज्मिक बॉडी है, नॉट डिवाइडेड इनटू सेल्स, है ना। अब ये सिंगल सेल है तो सेल्स में डिवाइड कैसे हो सकती है ना। तो ये इन्होंने प्रोटिस्टा की परिभाषा दी, इसको डिफाइन किया। इसके बाद में वापिस से जैसे जैसे टाइम निकलता है, विकास होता है बायोलॉजी में, हम बोलेंगे इवोल्यूशन हो रहा है ना। इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इन जो प्रोटोजोन्स हैं या जो प्रोटिस्टा हैं, इनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, देखिए यहाँ पे ये जो प्रोटोजोन्स हैं इन्होंने क्या बना लिया है? एक कॉलोनी बना ली है ना। कॉलोनी बना ली तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया। पहले एक सिंपल सेल था, सिंगल सेल था, बड़े सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अमीबा है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। लेकिन जब उसमें 1000 सेल हो गए तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। कुछ सेल्स अलग काम कर रहे हैं, कुछ सेल्स अलग काम कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और क्या बन रहे हैं? किसका ओरिजिन हो रहा है? मेटाफाइटा और मेटाजोआ। अगेन हम इसको मेटाजोआ, अगर न्यूट्रिशन के बेसिस पे, अगर वो एनिमल की तरह न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो मेटाजोआ, और अगर वो प्लांट की तरह न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो मेटाफाइटा उसको बोला गया। तो हम हमारा कंसर्न यहाँ पे मेटाजोआ से है। तो क्या हो रहा है? मेटाजोआ की उत्पत्ति, मेटाजोआ का ओरिजिन यहाँ पे हो गया, है ना। मेटाजोआ को अगर पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए मेटाजोआ क्या है? मेटाजोआ मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स विद डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है मेटाजोआ की, है ना। कि उसमें क्या होंगे? एनिमल ऐसा है जिसमें कि एक से ज्यादा सेल है, कई सेल है, मल्टी सेलुलर एनिमल है ना। और डिफरेंशिएटेड टिश्यूज उस पे अंदर पाए जाते हैं। जनरलाइज वे में बोल रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर तो देखिए ऑर्गन भी होते हैं, सिस्टम है पूरा का पूरा, है ना। और अगर पोरीफेरा की बात करें तो उसमें टिश्यू है ही नहीं, है ना। तो हम जनरलाइज बात कर रहे हैं कि जनरली मेटाजोन्स के अंदर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं और डिफरेंशिएटेड टिश्यूज इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि जो मेटाजोआ की ओरिजिन है, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेशलाइज्ड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। तो मेटाजोआ का जो ओरिजिन है ये एक काफी डिबेटेड टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर एक मत नहीं है। अलग अलग तरह के साइंटिस्ट, अलग अलग तरह की उनकी विचारधाराएं हैं, अलग अलग तरह की थ्योरीज उन्होंने दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन बड़ी कैटेगरी, तीन ब्रॉड कैटेगरी हमने बनाई है। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मेटाजोआ फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, है ना। फ्रॉम है ये, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो क्या बोले हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह के जो मेटाजोन्स हैं वो अलग अलग तरह के प्रोटोजोआ से बने हैं, है ना। ये हम यहाँ पे जनरलाइज करके बोला है, लेकिन इसकी थ्योरीज अलग अलग हैं। जैसे कि कॉलोनियल थ्योरी है, सिंसाइटियल थ्योरी है, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी है। क्या बोलती हैं ये थ्योरीज? कॉलोनियल थ्योरी क्या बोलती है कि जो एंसेस्ट्रल मेटाजोआ है उसका ओरिजिन कैसे होता है? फ्रॉम कॉलोनियल फ्लैजिलेट, फ्रॉम कॉलोनियल, ऐसे फ्लैजिलेट जो कि कॉलोनी बनाकर रहते थे। फ्लैजिलेट्स हमने पढ़े ना प्रोटोजोआ के अंदर, आप देखिएगा वीडियो पुराने, तो उसमें फ्लैजिलेट्स जो हैं, ऐसे फ्लैजिलेट जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं, उनसे किसकी ओरिजिन होता है? मेटाजोआ। कॉलोनियल थ्योरी क्या बोल रही है?
कि मेटाजोन्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द colonial flagellate by increasing cellular specialization and interdependence। क्या हो रहा है यहाँ पे कि कॉलोनी बनाई फ्लैजिलेट्स ने और क्या हो गया, उनमें सेलुलर स्पेशलाइजेशन हो गया, मतलब सेल्स ने अपना अपना काम बांट लिया। बाहर के सेल कुछ और काम कर रहे हैं, अंदर के सेल कुछ और काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, ऐसा काम बांटने से क्या हो गए, वो डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हो गए। अब डिपेंडेंट अगर हो गए तो अगर उनको आप सेपरेट करोगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इस तरह से वो क्या बन गए, एक यूनिट की तरह काम करने लगे, वो एक मेटाजोआ बन गया, है ना। कॉलोनियल थ्योरी ये बोलती है। फिर जो दूसरी थ्योरी है, एक इसके अंदर काफी सारे साइंटिस्ट हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में, सिंसाइटियल थ्योरी है। तो ये क्या बोलती है कि जो एंसेस्ट्रल मेटाजोन्स हैं उनकी ओरिजिन कैसे होता है, फ्रॉम दी मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटियल सीलिएट। किससे होती है, ऐसा सीलिएट, ऐसा सीलिएट, सीलिएट क्या है, एक हमारा प्रोटोजोआ है ना। ऐसा सीलिएट जो कि कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट है, जिसको कि सिंसाइटियल कंडीशन भी बोला जाता है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएट सिंसाइटियल सीलिएट, जैसे कि पैरामीशियम है ना, दो न्यूक्लियस मिलते हैं, तो ऐसे कुछ सीलिएट हैं जिनमें कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उनसे बाय कंपार्टमेंटाइजेशन और सेलुलराइजेशन क्या हुआ, एक सीलिएट है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और उन न्यूक्लियस के बीच में बाद में क्या हो जाता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है, या हम बोले कि सेल बन गए ना अलग अलग। जब मेम्ब्रेन बन जाएगी तो वो एक न्यूक्लियस तो अंदर है ही सही पहले से, तो वो क्या बन गई, इंडिविजुअल सेल्स वहां पे बन गई, तो उसको हम बोलेंगे सेल्यूलराइजेशन हो गया है ना। तो सिंसाइटियल थ्योरी ये बोलती सीलिएट से उत्पत्ति होती है किसकी, मेटाजोन्स की। एक और थ्योरी है जो कि कौन सी है, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। पॉलीफाइलेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो मेटाजोन्स हैं उनकी ओरिजिन कैसे होता है, फ्रॉम डिफरेंट यूनिसेलुलर ग्रुप्स। कि भाई जब आपने पहले बता ही दिया, जब हमने प्रोटोजोआ पढ़ा तो हमने पढ़ा कि अलग अलग तरह के प्रोटोजोन्स होते हैं, सीलिएट होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के हमने बताए। तो जो मेटाजोन्स हैं, क्या सारे मेटाजोन्स एक ही प्रोटोजोआ से बने होंगे, नहीं, अलग अलग मेटाजोन्स हैं तो हो सकता है उनकी ओरिजिन अलग अलग तरह के प्रोटोजोन से हुई हो, है ना। तो ये पॉलीफाइलेटिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो अलग अलग तरह के मेटाजोआ हैं, जैसे कि हम भी मेटाजोआ हैं, पैरामीशियम भी मेटाजोआ, सॉरी पोरीफेरा भी मेटाजोआ है, इकाइनोडर्मेट्स भी मेटाजोआ हैं। तो इन सब अलग अलग मेटाजोन्स की उत्पत्ति कैसे होती है, अलग अलग टाइप के प्रोटोजोन से हुई है ना। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा। अगर लंबी होती है तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप अगली इन तीनों थ्योरीज को हम डिटेल में बात करेंगे आगे के टॉपिक्स में, आगे के जो मेरा लेक्चर होगा उसमें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है ना, ताकि नया जो वीडियो आए तो आपको पता लगे कि हाँ नया वीडियो आया है, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।